बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 28, ट्यूसडे फरवरी 24। सबसे पहले आज के इस माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से तो क्या वीकनेस क्या थी? कंटेंट में कमजोरी थी। अलबत्ता ये बिल्कुल वाज़े था कि अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बावजूद, इस परेशानी के बावजूद, बहरहाल वो फ़ौरन बोर्ड पे तशरीफ़ लाई। और हम माजी में ऐसे तलबा को देख चुके हैं, जब उनको बुलाया जाता है तो एन मौके पे इनकार कर देते हैं। किसी का गला ख़राब होता है, कोई साफ कहता है मैंने नहीं करना या मुझसे नहीं होगा। तो बहरहाल ज़ेबा की एग्जाम्पल से इतना तो वाज़े है, और ये एक हमारे लिए मिसाल है कि ऐसे तमाम तलबा जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको ज़ेबा से सीखना चाहिए कि बगैर किसी कॉन्फिडेंस के मुमकिन है कंटेंट इनका तैयार हो, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो यहाँ आके परेशान हो रही हो। नंदीलेस वो यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट करने की भरपूर कोशिश की, और इसी तरीके से आप इम्प्रूव होते हैं। तो बहरहाल आई थिंक जेबा का है, ओके। बहरहाल जेबा की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने मना नहीं किया। अलबत्ता कंटेंट के अंदर जो इशू था वो ऑब्वियस था कि आई डोंट नो, वो तैयार नहीं थी या तैयार तो थी, लेकिन यहाँ पे आके सब भूल गई थी। बहरहाल कोई बात नहीं, हम आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था इतने दिनों से, जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क, और उसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था मीडिया लिटरेसी का। अब उस मीडिया लिटरेसी के अंदर हमने पहले तो बात की इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान क्या फर्क है। फिर हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, हमने इस बात को समझने की कोशिश की थी कि वो कंटेंट जिसको रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट सोच के या न्यूज सोच के इग्नोर कर देते हैं, हम उसको उतनी गहराई में नहीं पढ़ते जितनी गहराई में हमें उस स्कूल के अंदर इंग्लिश या उर्दू का लिटरेचर पढ़ाया जाता है। तो हमने इस बात को रियलाइज किया था कि इन तमाम मूवीज, इन तमाम शॉर्ट्स, इन तमाम पॉडकास्ट, कॉमिक्स, मीम्स को भी हमें इतनी ही गहराई में, इतनी ही समझदारी के साथ, इतनी ही गौर फिक्र के साथ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल ये था कि हम उसको समझें तो कैसे समझें। हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम उनको बता सकें कि बेटा इस एंगल से गौर करना, तो मैं ये चीज गहराई में समझ में आ जाएगी। क्या हमारे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो हम अपने लिए कर सकें? ओके, मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को समझाना चाह रहा हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना चाह रहा हूँ कि भाई मीडिया को बस आंख बंद करके कंज्यूम मत करो, लेकिन साथ ही साथ उसको जो है देख के समझने की और गहराई में जाके समझने की कोशिश करो। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से मैं उनको गाइड कर सकूं? तो पता चला कि ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है। अब वो फ्रेमवर्क है जो 5 सवालों के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो 5 सवाल है जिनकी मदद से हम उस किसी भी मीडिया कंटेंट को, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी लिटरेचर की फॉर्म में हो, तहरीरी फॉर्म में हो, हम उसको समझ सकते हैं। आप लोग बैठ जाएं, अंजीला, हफ्सा, अरीबा। बुशरा यहाँ पे आके बैठो। ओके, तो हमारे पास 5 सवाल है, जिन 5 सवालों के जरिए से हम किसी भी मीडिया कंटेंट को समझ सकते हैं। आप लोग अभी या अगले सेमेस्टर्स के अंदर इंग्लिश या उर्दू का कंटेंट भी पढ़ेंगे। उसके अंदर एक बार फिर आपको शेर व शायरी और इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इख्तिबासात वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे। तो उसके हवाले से भी यही वाली बात है कि इन 5 सवालों को उस कंटेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और आप देखिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है या नहीं। अब वो जो 5 सवाल थे, उनमें से पहला सवाल था, अजमीना बोर्ड पे आओ। पहला सवाल था हु, ओके, कि इस कंटेंट को किसने क्रिएट किया है, इसको क्रिएट करने वाला कौन है। और कल हमने इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन की थी, और हमने इस बात को रियलाइज किया था कि इस हु की मदद से बनाने वाला कौन है, हमें काफी सारा मवाद, काफी सारा बैकग्राउंड समझ में आ जाता है। और हमें जो चाहिए किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद या समझने के बाद, देखने के बाद, हम देखें कि उसका बनाने वाला कौन था, उसकी सोच क्या थी, और उसकी मदद से उस मीडिया के उस पीस ऑफ कंटेंट को हम समझने की कोशिश करें। तो पहला सवाल तो हो गया था हमारा हु का, WHO। अगला सवाल था हमारा हाउ, ओके,
कि तमाम जितने भी मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो आपका वीडियोस हो, ड्रामा हो, उन सब का एक ही मकसद होता है, आपकी अटेंशन ग्रैब करना। तो हम इस बात को एनालाइज करें कि वो किस किस तरीके से मेरी तवज्जो को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो चीज उस कंटेंट का हिस्सा हो, जैसे आइटम सॉन्ग्स, जैसे फाइट सीन, जैसे म्यूजिक, जैसे ब्रेकिंग न्यूज, ओके ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जैसे या उसने जो है उस शो के दौरान उसने जो है जो कट्स इतने किए हुए हों, शॉकिंग जो होता है ना, जैसे आपने कल दिखाया था, या उसने कोई ऐसा सीन उसने राइट किया हो जिसके अंदर कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर जो है ना एक बात उसके बारे में, ये क्या हो गया, और लोग उस बारे में बात करने पे मजबूर हो जाए या देखने पे मजबूर हो जाए। और बाज दफा इस हाव का ताल्लुक मीडिया से बाहर होता है। मसलन मसलन किसी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो फिल्म रिलीज होने से पहले पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया, या एक खबर र्यूमर लीक कर दी, या एक र्यूमर फैला दी कि जी फला अदाकारा का फला से अफेयर चल रहा है, फला से ब्रेकअप हो गया। अब आप कुछ और आपको तजस्सुस हो ना हो, आप सिर्फ इस वजह से उस फिल्म को शायद देखें कि यार उस अदाकारा के साथ हुआ क्या था, ऐसा सीन क्या था जिसकी वजह से उनका आपस में ब्रेकअप हो गया। या मिसाल के तौर पे आपको जो है ये नजर आएगा कि जी फला अदाकार ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप वैसे सोचेंगे चलो यार इस अदाकार ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम इसकी मूवी को देख लें। तो आपको अच्छा, या अगर आप अभी भी किसी भी जो आपके मीडिया की न्यूज होती है, जिसे हम कहते हैं जो फिल्मी सफा होता था अखबार के अंदर, जो अभी आजकल आप लोग की वेबसाइट्स पे एंटरटेनमेंट न्यूज सेक्शन में आता है, अगर अभी भी आप एंटरटेनमेंट के सेक्शन में जाएं तो वहां पे इसी किस्म की खबरें होती हैं। फला का फला से अफेयर हो गया, फला का फला से ब्रेकअप हो गया, फला को देख के बड़ा गुस्सा आया। उन तमाम खबरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उस जो जो भी फिल्म है, जो भी मूवी है, जो भी ड्रामा है, उसकी पब्लिसिटी करना। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे एक और चीज की बात की थी कि आज के दौर में इसी चीज के अंदर एक चीज इस्तेमाल हो रही है जिसे कहते हैं क्लिक बेट। ओके, क्लिक जो आप क्लिक करते हैं माउस से, और बेट मतलब शिकार। तो आपके सामने वो ऐसी हेडलाइन देने की कोशिश करता है, वो ऐसे इमेजेस लगाने की कोशिश करता है कि आप उसके ऊपर क्लिक करने के ऊपर मजबूर हो जाए। अभी आप लोग में से कुछ लोग ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं डिजी स्किल्स में, और आप में से बास लोग ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिलेक्ट किया है। तो उस कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ेंगे एक चीज होती है क्लिक रेट। ओके, किसी भी मसलन अगर आपने एक वीडियो बनाई है या इंस्टाग्राम पे आपने कोई रील बनाई है, तो उसकी पॉपुलैरिटी का जो असल इम्तिहान है कि उसके ऊपर लोग कितना क्लिक कर रहे हैं। अगर उस पर क्लिक होता जाएगा तो यूट्यूब जो है उसका जो एल्गोरिथम है उस वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा। तो क्लिक थ्रू रेट कहलाता है, सीटीआर। तो सीटीआर कितना है? अब इसी सीटीआर को बढ़ाने के लिए लोग बाकायदा यूट्यूब के थंबनेल्स जो होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं, उसके अंदर ऐसी तस्वीरें डालने की कोशिश करते हैं कि आदमी क्लिक करने के ऊपर मजबूर हो जाए। अखबारात के अंदर ऐसी हेडलाइंस लगाई जाती हैं, जो न्यूज की वेबसाइट्स हैं, चाहे वो बीबीसी जैसा हो या चाहे पाकिस्तानी कोई हो, ऐसी हेडलाइन लगाने की कोशिश करता है कि आप उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, या ऐसी तस्वीर कि आप उसको देखने पे मजबूर हो जाए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम में टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, तो बाकायदा वहां पे भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सिखाया जा रहा है कि आपके जो शॉर्ट वीडियो है उसका स्टार्ट ऐसा हो, उसका आगाज ऐसा हो कि आप बस देखने पे मजबूर हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बात उसके अंदर हो, कोई ऐसा कट हो। वो कह रहे हैं कि उनको इस बात को समझ में आ गया कि किसने क्लिक करके देख लिया ना शुरू में, तो बस उसी को एल्गोरिथम प्रमोट करता है। तो हमने देखा कि आज के इस दौर में हमारे पास इस हाव के जमरे में एक और नई चीज आ गई जिसका नाम है क्लिक बेट। सही है, इसको लिखो क्लिक बेट, CLICKBAIT। तो माजी का वो जो जमाना था कि जब बात सिर्फ आइटम सॉन्ग्स तक महदूद थी, वो बात पीछे रह गई। अब नए नए तरीके हमारे पास आ रहे हैं। और मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अभी इंडिया के अंदर ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो मूवी है मर्दानी, उसका पार्ट 2 आने की खातिर कुछ लोगों का ये कहना है, या उनकी पुलिस का ये कहना है कि उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए लोगों में अफवाह फैलाई जा रही है कि 200-300 खवातीन को अगवा कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप उनकी मूवी, उनकी न्यूज चैनल को, उनकी कवरेज को, उनकी वेबसाइट को आप देखें या क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। अब अगला सवाल, अच्छा ये दो जो सवाल थे ना, इसका ताल्लुक कुछ था मीडिया से, बनाने वाला कौन है, उसमें किस तरीके से उसने ट्रैक किया है। अब अगले जो 3 सवाल है उसका ताल्लुक कुछ इस बात से है कि उस मीडिया का माशरे पे ऊपर क्या असरात है, माशरे के ऊपर वो किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है। तो उनमें से जब तीसरा जो सवाल है, यानी इस कैटेगरी का पहला और वैसे तीसरा सवाल, वो ये है हुम।
WHOM, होम। इस सवाल के अंदर हम इस बात पे गौर करते हैं कि इस कंटेंट को बनाया किसके लिए गया है, इसको बनाया किसके लिए गया है, ओके, इसकी ऑडियंस कौन है, या एक और चीज को यूं सोचें कि इसको देखने वाला किस नुक्ता नजर से देखेगा, मैंने बनाया किसके लिए है, और कोई और अगर इसको देखता है जिसके लिए मैंने नहीं बनाया, जो मेरी ऑडियंस नहीं है, लेकिन अगर वो भी इसको देखता है तो उसका रिएक्शन क्या आ सकता है। मिसाल के तौर पर अब स्लाइड पे एक तस्वीर है, अब ये तस्वीर मैंने बनाई थी एआई की मदद से। हम दिखाना ये चाह रहे थे, हमने इस बात की कवरेज करनी थी कि हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उन लोग को टीचिंग लाइसेंस मतलब मिला है, और हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे थे कि इन बच्चों ने इस चीज को विन किया है। तो मैंने इस तस्वीर को एआई की मदद से जनरेट किया। अब जब इस तस्वीर को हमने पोस्ट किया तो जो हमारे स्टूडेंट बॉडी थी उससे कोई रिएक्शन नहीं आया, लोगों ने लाइक किया, बात खत्म हो गई। लेकिन लेकिन एक और भी ऑडियंस थी जो ज्यादातर फेसबुक पे मौजूद है। जब फेसबुक पे पोस्ट किया तो वहां से थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया। आपके ख्याल में क्यों आया होगा, किस लिए? एआई जनरेटेड की वजह से, इसके अलावा कुछ और? क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि एक मर्द जो है या औरत जो है, दोनों आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। अब ये वो चीज थी जो स्टूडेंट बॉडी ने देखी, इग्नोर कर दी, आगे बढ़ गए, शायद उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा फील नहीं किया। लेकिन जब इसको फेसबुक पर पोस्ट किया तो फेसबुक की जो कम्युनिटी थी, हम वहां पे फेसबुक के जो ज्यादातर यूजर हैं वो थोड़े से ओल्ड एज लोग हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की तरफ जा चुकी है, वो फेसबुक का इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे अक्सर जो प्रिंसिपल्स हैं, रिटायर्ड हजरात हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर फेसबुक के ऊपर मौजूद होते हैं। तो जब उन्होंने देखा, या हमारे उन ग्रेजुएट्स ने देखा जो अभी तक फेसबुक पर है, तो उन्होंने फौरन उस पर कहा कि जी ये तस्वीर गलत है, ये हमारे कल्चर की नुमाइंदगी नहीं करती, और फिर हमें इस तस्वीर को डिलीट करना पड़ा। अब तुम देखो कि आपने एक तस्वीर बनाई, ओके, और आपने उस तस्वीर को बना के पोस्ट कर दिया। एक ऑडियंस को उसमें कोई मसला नजर नहीं आया, वो ऑडियंस उस तस्वीर के साथ खुश रही। दूसरी ऑडियंस जो है उसको उस तस्वीर पर फौरन ही एतराज हुआ, और उसने कहा कि जिसकी वजह से हमें उसको डिलीट करना पड़ गया। अब एज ए टीचर आप जब भी कोई कंटेंट बनाएंगे तो आपके जहन में ये दोनों बातें होनी चाहिए। नंबर वन, मेरी ऑडियंस कौन है, ठीक है, और उसको मेरी बात पहुंच भी रही कि नहीं पहुंच रही। मसलन मेरी मीटिंग्स जो होती है सब इंग्लिश में होती हैं, ठीक है, मैं इंग्लिश में सारी बात कर रहा होता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके अपना लेक्चर इंग्लिश में देना शुरू करूँ तो क्या मेरी ऑडियंस में से अक्सरियत उसको समझ पाएगी? हम जितनी फ्री होके उर्दू में बात कर लेते हैं और अपनी जबान इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी स्लैंग को यूज कर लेते हैं, इंग्लिश को यहाँ पे यूज करना से हमारा मकसद फौत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात हो गई कि आप जब कंटेंट बना रहे हैं तो आपने अपनी ऑडियंस को डिफाइन करना है कि ये मैं कंटेंट किसके लिए बना रहा हूँ। उसके बाद आपने इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि भाई आपका कंटेंट सिर्फ आपकी ऑडियंस तक महदूद नहीं रहेगा, वो दुनिया के अंदर दूसरे लोगों के पास भी जाएगा, वो लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने देखा है कि अक्सर बाज दफा ऐसा होता है कि आपने अपनी कोई पर्सनल वीडियो अपलोड कर दी और पता चला कि वो नेट पे चली गई। अब पता चला कि लोग उसके ऊपर जो है डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कॉलेज का इवेंट था, कॉलेज के इवेंट के अंदर आपकी कोई वीडियो बनी और आपकी वीडियो जो है वो चली गई फेसबुक पे, लोगों ने लाइक किया, लेकिन पता चला कि वहां से लोगों ने उसको सर्कुलेट कर दिया दूसरे पेजेस के ऊपर, दूसरी जगहों पे ऊपर। अब वहां पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें तो नहीं पता, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। अब ये आपका काम है कि अपने इस कंटेंट को बनाते वक्त आप तमाम पहलुओं के ऊपर नजर रखें कि मैं किसी और का दिल तो नहीं तोड़ रहा। याद है जब हमने बात की थी कि आज के इस दौर के अंदर क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो इसके अंदर सिर्फ ये बात नहीं थी, अगर याद हो, कि सिर्फ उसकी लैंग्वेज को देखें या उसकी जो है कल्चर को देखें, हमने उसके ये भी देखना है कि भाई उसका स्टेटस कौन सा है, ठीक है, सोशल स्टेटस उसका क्या है, या ये कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी कि जो दूसरे स्टेटस के लोग जो है उनको बुरा लग रहा है, मसलन दूसरे कौम के लोगों को बुरा लग रहा है, दूसरे बैकग्राउंड के लोगों को बुरा लग रहा है। तो मेरा ये काम है कि मेरी ऑडियंस को डिफाइन करते हुए और वो ऑडियंस जो मेरी ऑडियंस नहीं है लेकिन इसके बावजूद मेरा कंटेंट देख सकती है, मैं दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने कंटेंट को बनाऊं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये फिल्म देखी किसी ने? अच्छा, इस फिल्म के बारे में आप लोग की क्या राय है? दुआ सिर्फ
इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है? कॉमेडी थी। ओके, और कोई? शबीना? ओके, अब आप में से अक्सर लोग, जी जेबा, ओके, अब आप लोग हैं मसलन यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस है, आप लोग जो है, आपको इस के अंदर ये नजर आ रहा है कि कि आपको इसके, ओके, ओके, आपको इस मूवी के अंदर ये नजर आ रहा है, उस्मान आवाज आ रही है? आपको इस मूवी के अंदर ये नजर आया कि कॉमेडी है और इसके अंदर ये बताया गया कि अंधी तकलीफ ना करें। लेकिन एक और ऑडियंस थी, यंग ऑडियंस जितनी भी थी, सबने उसको पसंद किया। लेकिन एक और भी ऑडियंस थी, जी स्नेहा, आवाज नहीं आ रही, जल्दी जोर से बोलो, जल्दी बोलो। ओके, स्नेहा ने मजहब की तरफ इशारा किया कि मजहब का बारे में जो मजहबी लोग थे, जो कंजर्वेटिव हल्के थे, तमाम के अंदर उसके ऊपर तनकीद की गई। उन्होंने उसको बुरा कहा कि इसके जरिए से हमारे मजहबी अकायद का या हमारी मजहबी रस्म रिवाज का मजाक उड़ाया गया है। अब एक ऑडियंस खुश है, क्या बात है, उसने उसके स्लैंग को अडॉप्ट कर लिया हर जगह पे, यार ये तो रॉन्ग नंबर है, फला तो रॉन्ग नंबर है, पीके आए क्या? ठीक है, ये जुमला चल रहा था उस जमाने में, पीके आए क्या हर चीज में। लेकिन अब क्या, दूसरी जो ऑडियंस है उसको वो फिल्म बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ओके, तो ये भी एक चीज है, बनाने वाले ने शायद दोनों पहलुओं के ऊपर गौर नहीं किया था, या शायद उसने गौर किया हो, शायद जानबूझ के उसने इस तरह से कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया हो ताकि इसके जरिए से फिल्म पॉपुलर हो सके। शायद उसने पहले से इस बात का फैसला किया हो कि ये जो फिल्म है ये मेरी सिर्फ और सिर्फ यंग ऑडियंस के लिए है, मैं इसी यंग ऑडियंस की मदद से पैसे कमाने में कामयाब हो जाऊंगा, और जो कंजर्वेटिव ऑडियंस है जो इसकी तनकीद करेगी वो तनकीद करते रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये अपना अपना माइंडसेट है, लेकिन बहरहाल दोनों चीजों को जहन में रखना जरूरी है। आपके जहन में आप किसी मीडिया को एनालाइज कर रहे हैं तो ये नहीं कि मुझे पसंद आ गया, मुझे तो बड़ा मजा आया, मैं तो बड़ा, उस पर बहुत हंसी थी, या बहुत मुझे जो है मतलब एंजॉय किया। आप ये भी सोचे कि दूसरा जो है, दूसरी ऑडियंस जो है, वो उस बारे में मुमकिन तौर पर क्या सोच रही होगी। अच्छा, ये जो चीज है ये सिर्फ महदूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ मूवीज तक, ये काम किया जाता है किताबों के साथ भी। 2018 के जो इलेक्शन थे, किस किसने 2018 का इलेक्शन देखे थे? देखे थे ना सब, पैदा तो हो गए थे ना यार, किसे देखे? उस इलेक्शन के जमाने में पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल, यू कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे, एक जगह पे एक पार्टी, दूसरी जगह दूसरी पार्टी, और लोगों ने उन पार्टियों के चक्कर में अपने रिश्तेदारों से दोस्तियां ताल्लुकात तक खत्म किए थे। ओके, मैं पर्सनली एक ऐसी फैमिली को जानता हूं जहां पे वाइफ का हस्बैंड से झगड़ा सिर्फ इस बात पे था कि वाइफ जिन लीडर साहब को पसंद करती थी, हस्बैंड उसके ऊपर तनकीद करता था। तो ये हमारी कौम का दीवानापन। अलबत्ता 2018 के अंदर बहरहाल हाल यूं कह लें कि पॉलिटिकल इशू सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था। तो उस जमाने में एक किताब सामने आई, चौधरी शुजात पाकिस्तानी सियासत का बहुत बड़ा नाम है, ठीक, और ये पाकिस्तानी सियासत में एक तवील अरसे से है, 1980 से ये पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है, 1980 से। हम में से अक्सर लोग 1980 में पैदा भी नहीं हुए थे, तो उससे पहले से ये सियासत में एक्टिव है। इनका खानदान सियासी खानदान है, इनके खानदान के जो लोग हैं अरसे से, यानी हमारे बाप दादा के जमाने से सियासत में एक्टिव है। तो इनकी किताब सामने आई जिसका नाम था सच तो ये है, इलेक्शन से चंद दिनों पहले या चंद हफ्तों महीनों पहले। अब उनकी ऑडियंस क्या थी? उस किताब के अंदर बुनियादी तौर पे उन्होंने पाकिस्तान के एक सियासतदान को टारगेट किया था, उनकी खामियां बयान की थी, उनके साथ अपने गुजरे हुए तजुर्बात बताए थे। पूरी किताब को अगर खुलासा बताया जाए तो वो यही था कि वो एक हिट, उसको उस किताब की मदद से उस सियासतदान को हिट करने की कोशिश की गई थी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। 2024 के इलेक्शन हुए, याद है, देखे थे। 2024 के इलेक्शन से पहले एक सियासतदान के खिलाफ किताबें सामने आई थी, उन सियासतदान के स्कैंडल्स को लाने की कोशिश की गई थी। उसमें बताया गया कि निजी जिंदगी में कैसे हैं, बाहर की जिंदगी में इस्लाम इस्लाम करते हैं या मदीना की रियासत की बात करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर उनका जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट है। अब वो बात सच थी झूठ थी वो एक अलग बात है, लेकिन बात क्या थी, उन किताबों का ऑडियंस क्या था? अपने मुखालिफ सियासतदान को नुकसान पहुंचाना। तो सिर्फ किताब पढ़ लेना या मूवी देख लेना काफी नहीं, डॉक्यूमेंट्री देख लेना काफी नहीं। यूएस के अंदर मैं यूएस पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ,
तो वहां पे यही वाला काम डॉक्यूमेंट्रीज की मदद से हो रहा होता है। डॉक्यूमेंट्रीज बना बना के मुखालिफ सियासतदान के बारे में बात की जा रही होती है। तो डॉक्यूमेंट्री से लगता है कि एजुकेटेड कंटेंट है। डॉक्यूमेंट्री मतलब क्या है? एक पढ़ी लिखी चीज है ना, एजुकेटेड कंटेंट है। लेकिन उस कंटेंट पे गौर किया जाए तो सारा का सारा मकसद क्या होता है? तस्वीर का एक रुख दिखा के मुखालिफ सियासतदान को नुकसान पहुंचाना। पाकिस्तान के अंदर ये काम किया जाता है किताबों की मदद से। स्कैंडल्स ब्रेक हो जाते हैं, कोई ना कोई बंदा सामने आता है, वो कहता है जी फला ने मुझे एसएमएस किए थे, वीडियो लीक्स हो जाती हैं, अंदर कमरे की वीडियोस को लीक कर दिया जाता है। इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब ये आपका काम है कि नेक्स्ट टाइम किसी की वीडियो लीक हो, नेक्स्ट टाइम किसी सियासतदान का स्कैंडल सामने आए, नेक्स्ट टाइम आपको जो है कोई किताब नजर आए सियासत के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट्री नजर आए, आप सोचे इसकी ऑडियंस कौन थी, इसकी किसके लिए बनाया है, किसको दिखाने के लिए बनाया। ठीक, तो हमारे पास 3 सवाल हमने कवर कर लिए। पहला सवाल था हु, दूसरा सवाल था हाउ, और हमारा तीसरा सवाल आ गया होम का। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो आ जाता है कि व्हाट। अब आप बोलेंगे व्हाट क्या मतलब? यहां पे हम ये इस बात पर गौर करते हैं कि वो किस लाइफ स्टाइल, किस पॉइंट ऑफ व्यू, किन वैल्यूज को इस शो के जरिए, इस पीस ऑफ मीडिया के जरिए से लोगों के अंदर प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा है। या आप यूं कह लो कि इस मीडिया के अंदर, ठीक है, इस पीस के अंदर उसने किस लाइफ स्टाइल को, किस वैल्यूज को, किस पॉइंट ऑफ व्यू को उसने दिखाया है, और उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखाया। दोनों बातें। जैसे अभी हमने बात की थी ना ऑडियंस के अंदर, मेरी ऑडियंस कौन है ये भी ध्यान में रखना है, और वो ऑडियंस जो मेरी नहीं है, राइट, वो कैसे रिएक्ट करेगी, दोनों को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से व्हाट के अंदर हमने इस बात पर गौर करना है कि इस मीडिया के अंदर उसने कौन सा लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है और कौन सा उसने नहीं दिखाया है। मसलन मसलन अब आप मतलब ये बात यूं समझो, फिल्म बनाई जाती है, कभी आज तक फिल्म में दिखाया गया कि हीरो या हीरोइन जो है बाथरूम जा रहे हैं? कोई दिखाता है क्या? हम लोग बाथरूम नहीं जाते क्या? हीरोइन नहीं जाते? जाते हैं। ठीक है, दिखाया जाता है कि खाना खा रहे हैं, खाना बनाते हुए दिखाते हैं क्या? या खाना बनाते हुए दिखा रहे हैं अगर, तो क्या दिखा रहे हैं जाकर बाजार से वो सब्जी लेकर आ रहा है, गोश्त लेकर आ रहा है, सब चीजें दिखाते हैं? हर मूवी में दिखाते हैं तंजीला। फिल्म बनाने वाले का काम होता है कि वो सिलेक्ट करता है मैंने कौन सी चीज दिखानी है। फिल्म के अंदर हीरोइन ने कपड़े पहने हुए होते तंजीला, कपड़े धोते हुए दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं कि हीरो ने कपड़े पहनने से पहले उसको धुलवाया या धोया, ठीक है, या उसने इस्त्री किया उसके बाद पहना? कपड़े पहनते तो बाज दफा होता है धागा वगैरह निकला हुआ होता है। आप लोग के साथ ऐसा होता है, धागा काटना पड़ता है, तो कभी दिखाया फिल्म के अंदर हीरो धागा काट रहा है? क्यों? कभी किसी जगह पे अगर ऐसा सीन, अक्सर फिल्मों में, अक्सर क्या तमाम के अंदर ये चीज नहीं दिखाई जाती। वो चूज करता है कि मैंने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। हम कॉलेज के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे? आप बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो आप घर जाके रो रहे धो रहे, इतना असाइनमेंट दे दिया, इतना काम को दिखाएगा कोई? या आप कॉलेज किस तरीके से आ रहे हैं, या फीस देने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या आप बीएड क्यों करना चाह रहे हैं, क्या इन तमाम बातों की तफसील में जाएगा? या वो दिखाएगा कि जी रात को सर तला ने लेक्चर कैसे तैयार किया था, या स्लाइड्स कैसे बना रहे, क्या दिखाएगा? वो आपको इस पर क्लास में फोकस करेगा। वो अपने तौर पे हमें फैसला करना होता है कि हमने क्या चीज दिखानी है। अलबत्ता मुमकिन है एक बंदा आके कह के मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं कि जैनब को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, एक बच्ची जैनब, अब वो उसको टीचर बनने के लिए उसकी जद्दोजहद दिखा रहे हैं। अब वो जैनब के घर पे भी जाएंगे, जैनब का तमाम बातें दिखाएंगे, जैनब को कॉलेज कैसे आ रही है, टीचर्स के असाइनमेंट कैसे मैनेज कर रही है, वो तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या होगा, वो टीचर को इग्नोर कर देगा। वो ये नहीं दिखाएगा टीचर जो है वो किस तरह से लेक्चर तैयार कर रहा है, असाइनमेंट कैसे चेक कर रहा है, असेसमेंट कैसे कर रहा है, टीचर को कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, टीचर अपने घर का खर्चा कैसे दिला रहा है। क्यों? उस वक्त उसका फोकस किसके ऊपर है? जैनब के ऊपर या स्टूडेंट के ऊपर। हर प्रोड्यूसर, हर लिखने वाला, हर मीडिया बनाने वाला गौर करता है कि मैंने किस चीज को दिखाना है और किस चीज को नहीं दिखाना। अब तंजीला कहना था कि फिल्म में खाना बनाते हुए दिखाते हैं, ओके, या खाना पकाते हुए दिखाते हैं, हर फिल्म में नहीं दिखाते। और जिसमें दिखाते हैं तो उसमें कोई मकसद होता है, पीछे कोई मैसेज होता है जिसकी वजह से वो सीन को दिखा रहा होता है। तो फिल्म का जैसे मैंने याद है कहा था कि कैमरा एंगल क्यों रखा, कपड़े इस कलर के क्यों पहने, तो इसी तरीके से उसके अंदर जैसे इंडियन फिल्मों में, अगर पुरानी फिल्मों में देखें तो तमाम की तमाम खवातीन जो साड़ी पहन के आ रही है और या सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, वो सफेद साड़ी क्यों पहनाते थे? सफेद कलर जो होता है वो पाकी का कलर होता है कि पाक है या साफ सुथरा है। तो वो उसका किरदार दिखाना चाह रहे थे कि जो ये जो माँ है ये बहुत पाक सी खातून है। अलबत्ता विलन फिर आके उनके साथ बदतमीजी करता है, उनको कत्ल भी कर देता है, फिर हीरो को गुस्सा आता है, हीरो बदला लेता है वगैरह वगैरह।
तो उसका एक बाकायदा मैसेज था कि उसने क्यों दिखाया उसको व्हाइट साड़ी के अंदर। इसी तरीके से जो आपके मूवी जो कुछ भी दिखा रही है उसके अंदर वो तय करते हैं मैंने क्या चीज दिखानी है, क्या चीज नहीं दिखानी। आपके अंदर इस बात का शऊर हो कि आप इस बात को एनालाइज करें कि वो क्या चीज दिखा रहा है और क्या चीज नहीं दिखा रहा। मसलन मसलन अब ये एक मूवी है जो कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी, फ्रेंच मूवी है। अब इस फ्रेंच मूवी के अंदर उन्होंने क्या दिखाया कि खातून 1950s का जमाना है, खातून अपने घर से निकलती हैं अपने बाप की इजाजत के बगैर। बाप कहता है बेटा घर पे रहो, वो कहते नहीं मैं बाहर जाऊंगी। क्या करने जाऊंगी? टाइपिंग, मुझे टाइपिंग करने का शौक है, मैं ऑफिस में जाके जॉब करूंगी। वो ऑफिस में जाती हैं, उनके बॉस उनकी टाइपिंग की स्पीड देख के कहता है कि जी तुम्हारी टाइपिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है तुम जो है ना कंपटीशन में हिस्सा लो। फिर बॉस उनकी ट्रेनिंग कराता है, ओके बॉस उनको तरबियत कराता है, वो बॉस से घर में रहने लगती है, कुछ अरसे में मोहब्बत भी हो जाती है और खैर वो कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं। बॉस कहता है कि अगर तुम्हें कंपटीशन में जीतना है तो हमें अपना ताल्लुक खत्म करना होगा, वो ताल्लुक खत्म कर देता है। लेकिन खैतून वो जो है इस तमाम मसलों के बावजूद वहां जाके वो उस कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं और वो जीत जाती हैं। फिर वो उनको जो बॉस होता है वो भी मिल जाता है, बाप भी कहता है कि बेटी तुम बहुत अच्छी थी, तुम कामयाब हो गई। अब उन्होंने इस मूवी के अंदर एक खास चीज दिखाई कि वो घर से निकल ली टाइपिंग के कंपटीशन के लिए, राइट। अब उसमें उन्होंने उसके जब घर से निकलते हैं किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है आप लोगों को पता है? देख रहे हैं ना? नहीं नो किस कौन करे नो? राहत जो है बदरी शायद पैक होकर यहाँ पे आती है। तो आप में से आप सबको पता है कि यार रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ के अंदर आपको जरूरी नहीं कि आपको बॉस मिल जाए, बॉस आपकी बड़ी रहनुमाई करे और आप टाइपिंग कंपटीशन में जीत जाए, या बॉस जो है वो आपसे आखिर में शादी भी करने पर तैयार हो जाए। ऐसा नहीं होता। अब उस फिल्म को बनाने वाले ने खास चीज को सिलेक्ट किया कि बस मैं ये दिखाऊंगा, इसमें जो कुछ नेगेटिव हो सकता था वो मैं नहीं दिखाऊंगा। आपके ड्रामे हैं, आपके फिल्में हैं, रोमांटिक मूवीज है, आखिर में हीरो हीरोइन मिलकर रहने लगते हैं, राइट। कभी किसी ने दिखाया कि हीरो हीरोइन जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, सोच रहे हैं बिजली का बिल कौन देगा? या हीरो हीरोइन से कह रहे जाकर तुम भी तो नौकरी करो, या हीरोइन कह रहे सब तो मैं करती हूँ तुम क्या करते हो? कभी मूवीज के अंदर ये चीज दिखाई? वो एक खास एंगल पे फोकस करता है उस मूवी के अंदर, वो फैसला करता है इस मूवी के अंदर मैंने मोहब्बत दिखानी है, रोमांस दिखाना है। नतीजे में वो सिर्फ एक आपको खास वर्जन दिखाता है जिसके अंदर हीरो हीरोइन आपस में प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो दूसरी चीज है, जो दूसरा पहलू है, जो जिंदगी की एक रियलिटी है जिसके अंदर आपकी लड़ाइयां भी होती हैं, आपके झगड़े भी होते हैं, या ये कि आप सोते वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उन तमाम बातों को उसके अंदर वो जिक्र नहीं कर रहा होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक खास वर्जन दिखाता है। अब बाज मूवीज के अंदर वो लड़ाई झगड़ा दिखाता है लेकिन फिर उस फिल्म का मैसेज कुछ और होता है, वहां पे वो कुछ और दिखाना चाह रहा होता है। अपने तौर पे हर बंदे ने फैसला करना होता है मैंने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ये आपका काम है, ये आपका काम है। आप इस्लामी तहजीब के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको बताया गया मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की। अब उसको नॉवेल को नसीम मजाजी के नॉवेल पढ़े, नाम सुना है? गर्दन तो हिला दो सारे को। बहरहाल नसीम मजाजी साहब के नॉवल बहुत ज्यादा मशहूर थे। उसमें उन्होंने इस्लामी यूसुफ ताशकैन और टीपू सुल्तान, इस किस्म के जो मुसलमानों के हीरोज हैं उनके ऊपर उन्होंने नॉवेल्स लिखे। लेकिन उन तमाम नॉवेल्स के अंदर उसने मुस्बत पहलू दिखाया, नेगेटिव पहलू नहीं दिखाया। मुसलमानों की इन तमाम सल्तनत में, इन तमाम अदवार के अंदर मुसलमानों की हुकूमतों ने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं। और ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने दूसरों की किताबें पढ़ी, तब मुझे पता चला कि अच्छा भाई ये भी होता था, ऐसा भी होता था। मसलन लोगों को खरीद खरीद के लेकर आते थे और उनको गुलाम बना देते। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि जंग के अंदर जो गिरफ्तार हुआ वो गुलाम बनता है, लॉन्डी बनता है। लेकिन हो क्या रहा था कि बाकायदा लोगों को खरीदा जा रहा था। ओके, यूरोप वगैरह से लोगों को लेकर आते थे, यूरोप से भी लोग गुलाम बनते थे। अब आप लोग के जहन में ये कॉन्सेप्ट होगा कि सिर्फ कालों को, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाया गया, ऐसा नहीं है। यूरोप के लोगों को भी गुलाम बना के ये आपकी लोग की जो मुसलमानों की जो खिलाफत उस्मानिया थी उसमें लेकर आते थे। और चूंकि वो गोरे रंग के होते थे, किसी के बाल जो है वो गोल्डन है, किसी के बाल लाल है, आंखें नीली है, तो उनकी कीमत भी ज्यादा लगती थी क्योंकि वो अनोखे होते थे ना, यूनिक होते थे। तो अब ये चीज इन किताबों में हमें नजर नहीं आती, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा तो नजर आया। तो अब पढ़ते हुए आपके जहन में हो कि भाई इसने क्या मुस्बत दिखाया और क्या नेगेटिव दिखाया। आप लोग ने वो नॉवल पढ़े हैं, किसके क्या नाम था राइटर का? उमैरा अहमद। अब उमैरा अहमद के नॉवेल्स पढ़ते हुए ये भी जहन में रखें, मसलन अगर वो मजहबी बात कर रही है तो मजहब का अच्छा चेहरा दिखा रही है, लेकिन मजहब के नाम पे बहुत बुरे लोग भी होते हैं, इंतहाई गलत हरकतें करने वाले लोग भी होते हैं, मजहब के नाम पे आपके बेवकूफ बनाने वाले लोग भी होते हैं, राइट। आपके पैसा, आपकी दौलत, आपकी इज्जत, हर चीज तरह से आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं मजहब के नाम पे। तो आपने ये तो देखा कि उमैरा अहमद ने इसको एड्रेस अपने नॉवल में
नहीं किया। आपके जहन में इतना शऊर हो कि इतना अंदाजा लगाएं किस चीज को दिखा रही है और किस चीज को वो नहीं दिखा रही। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल रोड ट्रिप्स की। अब वो मूवी के अंदर आपको दिखा रहा है, अगर आप इसमें देखें, जो शाहरुख खान साहब के बराबर में खातून है, पता नहीं कौन सी खातून है, बुशरा, बुशरा, ओके, तो बुशरा जो है अनुष्का, तो ये जो खातून है ये टांगे रख के डैशबोर्ड पे टांगे रख के बैठी हुई है। आपको मैं बताऊं, गाड़ी चलाते वक्त सबसे अहमकाना जाहिलाना हरकत ये है, ओके, जरा सा भी एक्सीडेंट वगैरह तो ये भी गई। अब उसमें फैसला किया, उन्होंने फैसला किया मूवी बनाने वालों ने कि हमने एक रुख दिखाना है कि गाड़ी चलाते हुए बड़ा मजा आता है, ठीक है, आप आपके बाल हवा में फिर रहे हो, ठीक है, जो बट्टा पीछे लहरा रहा है, आप गाना गा रहे हैं, तफरी करते हुए जा रहे हैं, राइट, वो ये चीज दिखा रहे हैं। आज सुबह गाड़ी लाते हुए कॉलेज आते हुए 4 दफा जो है ना मैं एक्सीडेंट होते होते बचे, और अल्लाह ने बचाया। अब बाकायदा मैंने घर को मैसेज किया, घर वालों को दुआ करना, आज पता नहीं क्या हुआ, 4 दफा बस लम्हे भर के फर्क से मैं बचाऊं। गाड़ी चलाते हुए बार बार ये प्रॉब्लम आता है, गलती आपकी नहीं किसी और की हो, या आप ही की अपनी गलती हो, एक जरा सी नजर झपकी आपकी और कुछ भी हो सकता है, ये वाकई ऐसा होता है। आज जो मैं बता रहा हूँ, आज बार बार यही हुआ, पता नहीं मेरी शायद तवज्जो नहीं थी, शायद मैं थका हुआ था, आई डोंट नो, कि जरा से भी मेरी तवज्जो हटी, थोड़ी देर में देखा कोई होने वाला था, अल्लाह ने बचाया बहरहाल। तो अब ये चीजें मूवी में दिखा रहा है। उसने फैसला किया कि मैंने क्या दिखाना है कि हीरो हीरोइन जो है आराम से तफरी करते हुए जा रहे हैं, ना सीट बेल्ट है ना कुछ है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, आराम से जो तफरी करते हुए जा रहे हैं। उसने फैसला किया इंटेंशनली कि मैंने आपको ये वाला चीज दिखानी है। अब वो क्यों दिखा रहा है, इसमें हम अगले सवाल पे बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो आपको ये चीज दिखा रहा है कि क्या चीज उसने फैसला किया, मैंने क्या दिखाना है, कि रोड ट्रिप के ऊपर बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है आपके पास, मॉर्निंग शोज। मॉर्निंग शोज में क्या दिखा रहे होते हैं, शादी के अलावा, और इतना तो समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग शोज के अंदर एक खास रुख दिखाया जा रहा होता है। अक्सर रियल लाइफ चीजों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो बाज दफा आपकी प्रॉब्लम्स पे बात करेगी, लेकिन बहरहाल उसका सारा का सारा फोकस ग्लैमर पे होता है। वो आपको ब्राइडल शोज दिखाएगी, वो आपको मेकअप का तरीका दिखाएगी वगैरह, जो भी इस कदम का, वो आपको, उसने फैसला किया कि मैंने रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करनी। सुबह के वक्त जब आप टीवी प्रोग्राम खोल रहे हैं, उस वक्त आपके घर में मसला क्या, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे के रिजल्ट बड़ा खराब आया है, और साथ ही साथ बिल भी जमा कराना है, आपके शौहर ने एडवांस के लिए रिक्वेस्ट की हुई कि एडवांस उसको तनख्वाह मिल जाए, आपने बीसी भी डालनी है, आपके जहन में ये सारे मसले हैं। लेकिन उस मॉर्निंग शो के अंदर उसने फैसला किया कि मैंने इन मामलात को एड्रेस नहीं करना। मैंने एड्रेस किस चीज को करना है, ब्राइडल शो को फॉर एग्जाम्पल, या मैंने मेकअप को शो करना है, या मैंने किसी अदाकार को बुला के उसका इंटरव्यू लेना है, किसी अदाकारा का इंटरव्यू लेना है, मैंने कोई ऐसी बात करनी है जिसका रियल लाइफ से ताल्लुक ना हो। आप बहरहाल देखें ना, हम अभी मोरल वैल्यूज की बात नहीं कर रहे कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको समझ में आया कि यार इसके अंदर उसने हमें खास चीज दिखाने की कोशिश की है, एक खास चीज, और कुछ चीजें ऐसी है जिसने उसको नहीं दिखाया। जब माजी में हम लोग फिल्में देखते थे तो वालिदैन समझाते थे कि बेटा फिल्म के अंदर जो दिखा रहे रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता, कि लड़का जो है उसकी जेब में कोई पैसा नहीं, उसको फिर भी लड़की मिल जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके बेटा, पढ़ो लिखोगे तो जिंदगी में कुछ मिलेगा। या एक जो एक अकेला हीरो साहब जो सबको पीटते जा रहे हैं, सबके सब पिट रहे हैं, ठीक है, और अगर एक्शन मूवीज भी देखे तो सबको गोलियां लगती है, हीरो को नहीं लगती, और अगर लग भी जाती है तो भी वो चलता भी रहता है, भागता भी रहता है, सब कुछ करता रहता है। जबकि मेरा और आपको क्या होता है, सुई चुपती तो क्या होता है, चीखते भी बैठ नहीं जाते, यार बहुत तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है नहीं हो रही, किचन में काम करते हुए हाथ कट जाए तो मसला होता नहीं होता। लेकिन हीरो को देखो, गोली भी लग गई तो फिर भी दौड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। ओके, फातिमा सुरैया बच्चे का नाम सुना है? इनके ड्रामों के अंदर क्या था, कोई बताएगा? किसने नाम सुना था? कितनी जोर से आवाज आई थी यहाँ से? बस एक ही ने सुना था, हिना। फातिमा सुरैया बच्चे का नाम सुना है तो बताओ तो क्या करते, ड्रामों में क्या होता था? बहरहाल चले, फातिमा सुरैया बजिया के जो ड्रामे थे, अनवर मकसूद की बहन है, उनके ड्रामों के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को दिखाया गया। ओके, और उनके ड्रामों के अंदर जब शादी की तकरीब होती थी तो बड़े पैमाने पे मेहंदी मेहंदी चलती थी। अब बाज लोगों ने यह भी कहा था कि हमारे माशरे के अंदर ये जो इतनी बड़ी बड़ी मेहंदी और शादी की तकरीबात होती है, करोड़ों का खर्चा हो जाता है, उसके पीछे फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामों का भी किरदार है। बहरहाल उन्होंने क्या फोकस किया कि मैं क्या दिखाऊंगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को दिखाऊंगी, मैं जो है मेहंदी की बड़ी बड़ी तकरीबात दिखाऊंगी। उन्होंने इंटेंशनली इस बात का फैसला किया, लेकिन साथ में मैं एक और चीज नहीं दिखाऊंगी कि इन मेहंदी की तकरीबात पे, शादी की तकरीबात पे कितना बड़ा खर्चा हो जाता है, आप कर्जे में डूब जाते हैं, या रिश्तेदारों के आपस में कितने मसले होते हैं,
या इन शादी की तकरीबात की में आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, उसको स्टेज पे बिठाया था, मुझे नहीं बिठाया, फला को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। उसने कहा कि मैं इन चीजों को नहीं दिखाऊंगी। आपके जहन में ये बात हो कि क्या दिखाया, क्या नहीं दिखाया। हमने हसीना मोइन की बात की थी, हसीना मोइन के ड्रामों के अंदर अनकही और अंकल उल्फी और धूप किनारे और वगैरह वगैरह, इन तमाम ड्रामों के अंदर उन्होंने दिखाया कि एक बड़ी मजबूत खातून है जो घर से बाहर निकल रही है। तंजीला घर से बाहर निकल गई है, वापस आ जाओ। तो खातून घर से बाहर निकली है, जॉब ढूंढ रही है, काम कर रही है और बॉस के साथ काम कर रही है वगैरह वगैरह। लोग उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो उसको भी फेस कर रही है, लेकिन उसने दूसरा पहलू भी नहीं दिखाया कि हर घर से बाहर निकलने वाली लड़की कामयाब नहीं हो पाती। तो हर राइटर, हर क्रिएटर, चाहे मूवी कैमरा उसके हाथ में हो, चाहे उसके हाथ में जो मोबाइल कैमरा हो, चाहे पेन हो, हर सूरत के अंदर वो कुछ चीजों का फैसला करता है कि मैंने क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। आप में से जिन लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी, तो आपने भी तो फैसला किया था हमने ये दिखाना है कि नहीं दिखाना, राइट। हम यहाँ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फला जगह वीडियो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आपने भी तो फैसला किया था। हम इस फैमिली मेंबर को दिखाएंगे, उसको नहीं दिखाएंगे, राइट, ये भी तो आपका फैसला था। तो इसी तरीके से यही काम तमाम के तमाम क्रिएटर्स करते हैं और उसकी रोशनी के अंदर वो फैसला करते हैं हमें क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। आपका काम है कि आप मीडिया को एनालाइज करें, इसने क्या दिखाया है, सोचे समझे, और क्या उसने हमें नहीं दिखाया। एक सवाल आखिरी रहेगा जिसपे हम कल बात करेंगे। थैंक यू।